सभी को नमस्कार। एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने काव्य प्रकाश प्रश्नोत्तरी के साथ। आइए प्रारंभ करते हैं काव्य प्रकाश प्रश्नोत्तरी। आज का पहला और हमारी श्रृंखला का 50वां प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज का पहला प्रश्न और हमारा 50वां प्रश्न है, काव्यम यशसे के उल्लेख वाला ग्रंथ है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता संमितयोपदेश युजे। ये कारिका किस ग्रंथ में है? सीधे सीधे प्रश्न में यह पूछना चाहता है। तो क्या यह साहित्य दर्पण में है या काव्य प्रकाश में है, काव्यादर्श में है या ध्वन्यालोक में है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये, ये आचार्य मम्मट की बहुत ही प्रसिद्ध कारिका है और आचार्य मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा काव्य प्रकाश। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित काव्य प्रयोजनों में कौन आचार्य मम्मट द्वारा मान्य नहीं है? काव्यम यशसे, यश है, अर्थकृते, अर्थ अर्थात धन, काव्यम यशसे अर्थकृते, व्यवहार विदे, तो व्यवहार विदे ये आ गया, व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता संमितयोपदेश युजे। तो प्रीति जो है, प्रीति कोई काव्य का प्रयोजन नहीं है, इसीलिए जो है हमारा जो सही उत्तर है वह सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। अनेक प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। इति हेतुस्तदुद्भवे, इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से है, किस ग्रंथ में है? तो काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे, इसका संबंध साहित्य दर्पण से है, दशरूपक से है, काव्य प्रकाश से है, या औचित्य विचार चर्चा से है? शक्तिर्निपुणतालोक काव्यशास्त्राद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। आचार्य मम्मट की यह कारिका है और आचार्य मम्मट का जो ग्रंथ है वह है काव्य प्रकाश। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इति हेतुस्तदुद्भवे इति कस्य मतम। तो ठीक है, इस प्रश्न से जोड़ लीजिए, काव्य प्रकाशकार का मत है, नाम क्या है? तो आचार्य मम्मट है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा गया है। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतु कस्य मतम। तो आचार्य मम्मटस्य मतम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मम्मटानुसारम काव्य हेतुर नास्ति। मम्मट के अनुसार काव्य का हेतु नहीं है। शक्ति, निपुणता, काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, शक्तिर निपुणता दोनों आ जाते हैं। काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, भक्ति नहीं आती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, काव्य का हेतु। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, अस्ति और नास्ति में बड़ी विचित्र जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार हम नास्ति को अस्ति पढ़ देते हैं, अस्ति को नास्ति पढ़ देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर विशेष, और जो गलत है वही सही है यहाँ पर। उदाहरण के लिए देखिए, ये गलत है, ये नहीं है, इन तीनों के अतिरिक्त ये जो है तीन सही है, ये गलत है। लेकिन गलत होने के बाद भी ये सही उत्तर है क्योंकि हमसे नास्ति पूछा गया है। ठीक है। का कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। तो कहते हैं शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इति हेतुस्तदुद्भवे। इति हेतुस्तदुद्भवे में तद पद का अर्थ क्या है? तो तत् शब्द से किसका परामर्श किया है? यहाँ पर तत् शब्द से काव्य का परामर्श किया गया है। लक्षण ग्रंथ भी नहीं है, अलंकार भी नहीं है और रस भी नहीं है, काव्य। तत्पद के द्वारा यहाँ पर काव्य का परामर्श किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, शक्ति
शक्ति लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् शक्तिर्निपुणता निपुणता निपुणता हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको यहाँ पर कारिका याद होनी चाहिए। यदि कारिका याद नहीं है तो आप इस तरह से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कारिकाओं के बीच में से प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसके लिए सबसे उत्तम जो उपाय है, मैं सभी को इसके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वाचन करें। जब आप वाचन करते हैं, और वाचन जब आप 10 दिन 20 दिन वाचन कर लेंगे तो बीच में एक दिन केवल अर्थ को पढ़ें, फिर आप 4-5 दिन वाचन करें, फिर एक दिन अर्थ को पढ़ें। इस तरह से आपका जो वाचन है वो कम से कम 10 से 15 मिनट में आपका वाचन हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में 5-5 6-6 दिन में आप अर्थ पढ़ लेंगे और अनायास आपका जो है ये ग्रंथ तैयार हो जाएगा। आप प्रश्नों को, अब ग्रंथ तैयार होने का तात्पर्य तो पंक्तिशः ग्रंथ को तैयार करना होता है, लेकिन हाँ, परीक्षा की, मेरा कार्य आपको विद्वान बनाना नहीं है, मेरा कार्य आपको परीक्षा में उत्तीर्ण कराना है। तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे और अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है शक्तिर्निपुणता। आज शक्तिर्निपुणता से ज़्यादा प्रश्न है। शक्तिर्निपुणता इत्यादिना काव्य हेतुत्वेन कति परिगणिताः काव्य प्रकाशे। अब शक्तिर्निपुणता लोक शास्त्राद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यासा इति हेतुस्तदुद्भवा। तो 3 प्रकार के हेतु बताए, और आचार्य मम्मट कहते हैं कि 3 जो हेतु है ये समुदिता हेतु न तो हेतवः, ये समस्त होकर के जो है कार्य करते हैं, ये व्यस्त अलग अलग इनको नहीं, इनको हेतवः नहीं कहा जाता, इनको हेतु कहा जाता है। तो त्रयः ये जो है सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ देता हूँ कि शक्तिर्निपुणता इत्यादिना काव्य हेतुत्वेन कति परिगणिता। काव्य हेतु कितने बताए गए हैं काव्य प्रकाश में? तो 3 बताए गए हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा त्रयः समुदिता हेतु कौन मानता है? अभी मैंने आपको बताया, आचार्य मम्मट कहते हैं त्रयः समुदिताः न तो व्यस्ताः। तीनों का इकट्ठा होकर के जो है काव्य के प्रयोजन की, काव्य की सिद्धि करते हैं। अलग अलग व्यस्त रूप से ये कार्य की सिद्धि नहीं करते, इसीलिए इनको हेतवः नहीं कहते, इन तीनों को हेतु एक वचन से संबोधित किया जाता है। तो त्रयः समुदिता हेतु ऐसा कौन कहता है? तो आचार्य मम्मट ऐसा मानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश कारोक्ता शक्ति कमाशयम प्रकटयति। शक्ति से क्या प्रकट किया जाता है? कवि बुद्धि, कवि धारणाम, कवि भारतीम या कवि प्रतिभाम। तो शक्ति शब्द किसको प्रकट करता है? कहते हैं ना शक्तिर्निपुणता, तो शक्ति जो है कवि प्रतिभा, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः, ऐसा आचार्य मम्मट लिखते हैं, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः। तो कवि प्रतिभा को प्रकट करता है शक्ति। आइए आगे बढ़ते हैं। काव्य हेतु विषये मम्मट रीत्या किम साधु वर्तते। काव्य हेतु तो इति हेतु त्रयो हेतवः काव्य हेतवः और मम्मटोक्त काव्य हेतु। तो मम्मट उक्त काव्य हेतु, काव्य हेतु विषय मम्मट रीत्या, मम्मट के अनुसार काव्य हेतु के विषय में क्या सही है? हेतु मानते हैं, ठीक है। काव्य हेतवा, हेतवा तो पहले ही मना कर दिया। त्रयो हेतवा ये भी अपने आप कट गया। अब आपके पास बचता है हेतु और मम्मटोक्त काव्य हेतु। तो ठीक है, मम्मटोक्त काव्य हेतु ये जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये है आचार्य विश्वनाथ का। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, आचार्य कुंतक। ठीक है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ये है आचार्य मम्मट का। और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडितराज जगन्नाथ। तो
तो ये इस तरह से अनेक आचार्यों के काव्य लक्षण है। अब आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर एक प्रश्न किया आपने और हो गया कि मम्मट का काव्य लक्षण कौन सा है। आप ये भी देखिए आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है, आचार्य कुंतक का काव्य लक्षण क्या है, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ का काव्य लक्षण क्या है, ये भी प्रश्न है। क्योंकि हो सकता है अब आपसे ये ध्यान रखना है आपने कि आपसे काव्य का लक्षण पूछा है, बस। अब आपको काव्य के जितने भी लक्षण हैं, जिस जिस आचार्य ने जो लक्षण किए हैं, उन सभी काव्य के लक्षणों को आपको रट लेना है, आपको याद कर लेना है। क्योंकि इस बार मम्मट का पूछा, हो सकता है अगली बार किसी और का पूछ दे, तो आपको वो तैयार होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणामनलंकृति पुनः क्वापि, यह लक्षण है किसका? तो अलंकार का लक्षण है? नहीं है। गुण का भी नहीं है, दोष का भी नहीं है, काव्य का लक्षण है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः कापि, पुनः क्वापि, कापि नहीं, यह है काव्य का लक्षण। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बड़े ही धैर्य धारण करके जननी धरुधीरा, इस प्रकार से आप इस शब्दार्थों को, प्रश्नोत्तरों को करें। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि से संबंधित आचार्य हैं। अब सीधी बात ये कि केनोक्तम, किसका यह लक्षण है? तो ये विश्वनाथ का बताया कि आपको वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस तरह का लक्षण है, तो मम्मट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये मम्मट ने कहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, तो चलते हैं यहाँ पर। अब इसको कर लेते हैं। स्वभावोक्तिरसौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम, स्वभावोक्तिरसौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम, स्वभावोक्ति अलंकारस्य अस्मिन् लक्षणे चारु शब्दस्य तात्पर्यमस्ति। चारु शब्द का तात्पर्य क्या है? तो चारु शब्द का तात्पर्य गुण दोषानुरूपम यथावद वर्णनम, क्या ये है? जी बिल्कुल भी नहीं है। चमत्कार शून्यम वर्णनम, चमत्कार शून्य चारु कैसे हो सकता है? ठीक है। हृदयावर्जकम वर्णनम, जी बिल्कुल सही है ये। ग्राम्यम छंदो बंध रहितम वर्णनम, ये भी नहीं है। तो आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, हृदयावर्जकम वर्णनम। आगे आइए। मम्मट कृत काव्य लक्षणे अनलंकृति इति पदम कस्मिन् वचने प्रयुक्तम। तो आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश में जो काव्य का लक्षण है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, तो इसमें जो अनलंकृति पद है, ये अनलंकृति पद का वचन क्या है? तो देखिए यहाँ पर अनलंकृति का वचन देखिए, एक तददोषौ, अब ये कहते हैं शब्दार्थौ काव्यम, शब्दार्थौ, ठीक है। अब ये शब्दार्थौ जो है द्विवचन है, ठीक है। द्विवचन होने, शब्दार्थौ द्विवचन है क्योंकि यहाँ पर एक शब्द है और एक अर्थ है, दो हैं तो इसलिए द्विवचन है। और ये इसका विशेषण है अनलंकृति। तो अनलंकृति, जब विशेषण और विशेष्य का नियम आप लगा लीजिए यहाँ पर, तो शब्दार्थों में यदि द्विवचन है तो अनलंकृति में भी द्विवचन ही होगा, इसीलिए आपका जो उत्तर है वो ये सही होगा, द्विवचन। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपका प्रश्न है, आ जाओ, बस यहीं पर आ जाओ। अगला प्रश्न है आपका, शब्दार्थ काव्य है, यह उक्ति किससे संबद्ध है? शब्दार्थ काव्य है, शब्दार्थौ काव्यम, ऐसा कहे ना, शब्दार्थौ, क्योंकि द्विवचन है, वही अभी हम पहले बात कर रहे थे, तो शब्दार्थौ होगा, शब्दार्थौ काव्यम। तो आचार्य मम्मट ने कहा है शब्दार्थौ काव्यम। काव्य प्रकाश में उल्लिखित अनलंकृति किसका विशेषण है? तो अनलंकृति देखिए, अब वही बात यहाँ पर भी आ गई कि ये द्विवचन है, अनलंकृति द्विवचन है। अब देखिए यहाँ पर शब्द का हो नहीं सकता, क्योंकि शब्द एक है तो द्विवचन प्रयोग हो ही नहीं सकता। अर्थ का अर्थ भी एक है, द्विवचन प्रयोग हो ही नहीं सकता। और पद्य का पद्य भी एक है, द्विवचन प्रयोग हो नहीं सकता। शब्द और अर्थ यहाँ पर दो तत्व हैं, और दो तत्व होने के कारण ये द्विवचन जो है ये इसी का उत्तर हो सकता है। ये तो मैंने आपको एक ट्रिक के थ्रू बताया, वास्तव में आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, जिससे कि आप उसका उत्तर सामान्य रूप से भी सही दे सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो सगुणावनलंकृति
सगुणा वनलंकृति का अभिप्राय है। सगुणा वनलंकृति का अभिप्राय क्या है? सर्वत्र सालंकारौ क्वचित्तु स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। सर्वत्र सालंकारौ क्वचित्तु अस्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। सर्वत्र सालंकारो क्वचित्तु स्फुटालंकार विरहेपि न विरहेपि काव्यत्व हानि। तो न तो है ही नहीं, ये तो वैसे ही कट गया। सर्वत्र अलंकार रहित, अलंकार रहित की बात कर दी, ये भी कट गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं ये दो, इन दोनों में से एक होगा। सर्वत्र सालंकारो दोनों में सेम है। क्वचित्तु स्फुटालंकार अस्फुटालंकार, तो स्फुट अलंकार होना चाहिए, अस्फुट अलंकार नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो ए विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वत्र सालंकारो क्वचित्तु स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। इस प्रकार से इसका ये उत्तर सही होगा। मम्मट कृत काव्य लक्षण में तद शब्द का आशय है। तद शब्द, अब ये देखिए यहाँ पर विशेषण विशेष्य का खेल है ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो तद शब्द है ये काव्य को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये जो मम्मट कृत काव्य लक्षण में तद शब्द का आशय, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः पुनः क्वापि अत्र तद पदस्य किम तात्पर्यम। तो ये इसका वैसे तात्पर्य होगा काव्य, ठीक है, लेकिन तद शब्दार्थौ काव्यम ऐसा कहते। तो तद यहाँ पर जो एक वचनात्मक पद है और शब्दार्थ द्विवचनात्मक पद है। तो जब आप काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि क्यों इन्होंने इस प्रकार विशेषण विशेष्य को अलग अलग रखा है। कुछ विशेष प्रयोजन वहाँ पर आचार्य मम्मट देते हैं, तो उसको आप जब चाहें तो उसको वहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखना आवश्यक नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से तो इतना ही देखना आवश्यक है कि ये तद पद जो है ये किसको इंडिकेट करता है, ये काव्यम को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, अब यददोषौ नहीं जी, पददोषौ नहीं जी, दोष तो होना ही नहीं चाहिए, गत दोषौ भी नहीं, तो तद अदोषौ हो जाएगा। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। ये आपका 71वां प्रश्न पूरा हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं 72वें प्रश्न की तरफ। अब क्या पूछ रहे हैं कि कस्य काव्य लक्षणम खंडितम विश्वनाथेन। अब विश्वनाथ ने तो बहुत सारे काव्य के लक्षणों का खंडन किया है, उन्होंने तो आनंदवर्धन को भी नहीं छोड़ा, और भी बहुत सारे आचार्यों के काव्य लक्षण का उन्होंने खंडन किया है। लेकिन प्रधान मल्ल निबर्हण न्यायेन, ये वेदांत का एक न्याय है, प्रधान मल्ल निबर्हण न्यायेन, आचार्य शंकर जो है जब खंडन करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले सांख्य का खंडन करते हैं और कहते हैं कि प्रधान मल्ल निबर्हण न्यायेन, मैं सबसे पहले सांख्य मत का खंडन करूँगा। तो इसी तरह से आचार्य विश्वनाथ ने भी प्रधान मल्ल निबर्हण न्यायेन सबसे पहले जो है आचार्य मम्मट का खंडन किया है। तो इसीलिए, और बहुत बड़ा जो है विस्तार से किया गया है, इसीलिए जो है प्रश्न में जो विश्वनाथ ने जो खंडित लक्षण किया है, किसका किया है, आचार्य मम्मट का, यही सही होगा। ठीक है, आइए अब हम भी प्रधान मल्ल निबर्हण न्यायेन इस प्रश्न का खंडन करते हैं। खंडन नहीं, मतलब इसका उत्तर निकालते हैं। अनलंकृति पुनः क्वापि से मम्मट का क्या अभिप्राय है। ये अभी अभी आया था, पहले प्रश्न और संस्कृत में था, अब ये हिंदी में प्रश्न आया है। ठीक है, तो काव्य अलंकार विहीन ये तो हो ही नहीं सकता। काव्य में कहीं अलंकार मिल जाता है और बाकी जगह क्या करेंगे फिर। काव्य प्रायः सालंकार होता है, परंतु कहीं अलंकार विहीन होने पर भी उसका काव्यत्व अक्षुण्ण रहता है और अक्षुण्ण ही रखना है। और ये जो है चौथा विकल्प भी काव्य अलंकार विहीन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता। सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि जब स्वयं आचार्य मम्मट कहते हैं तो कहीं कहीं पर स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि, इस प्रकार से स्वयं जो है आचार्य मम्मट अगर कहते हैं तो ये चौथा वाला विकल्प तो वैसे ही अपास्त हो जाता है। आइए अब अपास्त नहीं होंगे, अब परास्त करेंगे। काव्य स्वरूपमिदम, काव्य का स्वरूप क्या है। तो तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि इदमुत्तमतिशयिनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधै कथितः अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। इस प्रकार से इन्होंने जो है 4 विकल्प दिए हैं कि काव्य का स्वरूप क्या है। तो ये जो है वाच्या ध्वनिर्बुधै कथिता, ये तो हो गया आपका उत्तम काव्य।
ठीक है, ये तो उत्तम काव्य का लक्षण हो गया। अतादृश गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तो मध्यमम, तो मध्यमम लिखा हुआ है तो मध्यम काव्य, ठीक है, या फिर गुणीभूत व्यंग काव्य भी इसको कहते हैं। मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग काव्य भी कहते हैं। उसका लक्षण क्या है? वो अतादृश गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तो मध्यमम आ गया। तात्पर्यार्थोपि केषुचित, ये अन्य मत है जो तात्पर्य नामक एक वृत्ति को मानते हैं। अभिधा लक्षणा व्यंजना के अलावा तात्पर्यार्थोपि केषुचित कुछ लोग मानते हैं, तो ये आचार्य मम्मट ने उनका संकेत किया है। तो काव्य का स्वरूप न तो तात्पर्यार्थोपि केषुचित है, ये काव्य का एक प्रकार है, ये भी काव्य का एक प्रकार है, लेकिन तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति, ये क्या है? ये काव्य का स्वरूप है। इसीलिए हमारा जो है यही उत्तर सही हो जाएगा। और अभी हमारा 74वां प्रश्न था, तो 75वां प्रश्न देखते हैं। हमारा जो 75वां प्रश्न है वो ये है कि काव्यस्य शरीरम किम, काव्यस्य शरीरम किम, काव्य का शरीर रस है, तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं काव्यस्य आत्मा रसः, ठीक है, तो वो तो आत्मा मानते हैं। कथा वस्तु काव्य का शरीर नहीं होता, व्यंग्यार्थ काव्य का शरीर नहीं होता, शब्दार्थ ही काव्य का शरीर होता है, तो हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा। 76वां प्रश्न देखते हैं। काव्यम नाम किम, कवेः कौशलम, कविनावांतम, कविनानुभूतम, या फिर कवेः कर्म, तो कवि का कौशल है, या कविनावांतम है, या कविनानुभूतम है, या कवेः कर्म है, तो कवि का कर्म ही काव्य कहलाता है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि ये हमारा था 76वां प्रश्न, तो 77वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सही है वार्तालापः काव्यम, वार्तालाप को काव्य कहते हैं, तो फिर तो जितने भी गॉसिप करने वाले हैं, जितने भी चुगलखोर हैं, जितने भी बतियाने वाले हैं, जिन्हें जो कहीं पर भी बैठ करके बात कर लेते हैं, तो फिर तो सब काव्य हो जाता। ये तो अतिव्याप्ति दोष आ जाता, एक जगह लक्षण जाता और बाकी जगह भी चला जाता, तो इसीलिए जो है ये तो होगा नहीं। इसके बाद कवेः कर्म काव्यम, निम्नलिखित में सही है कवेः कर्म काव्यम, विचार कर सकते हैं इस पर। शब्द रूपम काव्यम, तो अर्थ को क्यों छोड़ दिया। ध्वनि रूपम काव्यम, ये तो काव्य का एक प्रकार है, तो कवेः कर्म काव्यम, ये बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। अत्र अस्फुटो न कश्चिद अलंकारः प्राधान्यान्नालंकारता, अत्र अस्फुटो न, यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है हमें, ठीक है, तो अत्र स्फुटो न कश्चिद अलंकारा प्राधान्यान्न काव्यालंकारता, रसस्य प्राधान्यात्, ठीक है, रसस्य प्राधान्यात् नालंकारता, रसस्य कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये रिक्त स्थान हमने भर दिया। रसस्य शब्दस्य भी नहीं होगा, अर्थस्य भी नहीं होगा, भावस्य भी नहीं होगा, तो रसस्य प्राधान्यात् ना काव्यालंकारता, इस प्रकार से ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा और हमने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी है। यह कौमारहरः स एव हि वरस्ताएव इत्यादौ रसस्य प्राधान्यात् स्फुटः कः अलंकारः परिलक्षितः, यहाँ पर कौन सा अलंकार परिलक्षित हो रहा है। यह कौमारहरः स एव हि वरः, तो यहाँ पर जो आचार्य मम्मट अलंकारहीनता का उदाहरण देते हैं कि इसमें कोई अलंकार नहीं है, तो इसीलिए अलंकार होने का तो प्रश्न ही यहाँ पर नहीं होता। स्वभावोक्ति भी नहीं है, विशेषोक्ति भी नहीं है, असंगति भी नहीं है, बल्कि न कश्चित, कोई अलंकार यहाँ पर नहीं है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि इत्यत्र किम नाम विशेष्य पदम, अब इसमें विशेष्य पद क्या है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, अदोषौ भी नहीं है, सगुणौ भी नहीं है, अनलंकृति भी नहीं है, शब्दार्थौ जो है यहाँ पर आपका विशेष्य पद हो जाएगा। शब्दार्थौ काव्यम, क्योंकि काव्य जो है विशेषण, बाकी सारे विशेषण हैं, और विशेष्य पद पूछा था ना, क्या था, सगुण इत्यत्र विशेष्य पदम किम, तो शब्दार्थौ जो है यहाँ पर विशेष्य पद हो जाएगा, बाकी सारे विशेषण हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तददोषौ शब्दार्थौ, अब ये फिर से पूछा गया मैं विशेष्य पद क्या है, तो यही प्रश्न दोबारा आया है। तद अदोषौ शब्दार्थौ में विशेष्य पद क्या है, तो तत्काव्यम शब्दार्थौ काव्यम,
अदोषौ काव्यम, तो विशेष्य पद यहाँ पर तद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तद जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये काव्य को इंडिकेट कर रहा है। तो काव्य को, काव्य तत् शब्द से काव्य का परामर्श लिया गया है, तो काव्य का परामर्श लेने के कारण शब्दार्थौ काव्यम, तो ये विशेषण ये विशेष्य, अदोषौ काव्यम ये विशेषण ये विशेष्य, और उपर्युक्त सभी, ये तो चौथा विकल्प होगा ही नहीं, इसको तो हटा ही देते हैं। शब्द परिवृत्ति असहिष्णुत्व प्राप्त होता है, ठीक है, शब्द परिवृत्ति असहिष्णुत्व प्राप्त होता है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें पहले। शब्द परिवृत्ति असहिष्णुत्व प्राप्त होता है आपको शब्दालंकार में, ठीक है, शब्द परिवृत्ति असहिष्णुत्व प्राप्त होगा शब्दालंकार में, ठीक है। तो मित्रों, आज के प्रश्नों को हम यहीं पर रोकेंगे, आज की प्रश्नोत्तरी का समापन यहीं पर करेंगे। कल फिर एक बार इससे आगे के प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे। पूरी वीडियो आपको जो है धीरे धीरे एक एक वीडियो प्रतिदिन मिलती रहेगी, आप बने रहें और काव्य प्रकाश प्रश्नोत्तरी का लाभ लें। इसके बाद और भी ग्रंथों की प्रश्नोत्तरी आपको समय समय पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई प्रश्नोत्तरी आपको प्राप्त होती रहेगी इस संस्कृत एग्ज़ाम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा UPHESC का जो 30 नंबर का जो पेपर होता है, जो प्रारंभिक 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि GK, GS, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए भी संस्कृत एग्ज़ाम्स चैनल पर वीडियो उपलब्ध है और धीरे धीरे और भी वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है। तो सभी लोग उनका भी लाभ लें और किसी भी प्रकार से अपने 30 नंबरों को ना छोड़ें। आप यहाँ से कीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, लेकिन उन 30 नंबरों को तैयार करने में भी आप अपना पूरा फोकस रखें, पूरी तरह से उन पर भी समर्पित रहें, जिससे कि आप एक अच्छी मेरिट बना करके अपना एक स्थान सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद।